चल शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम का सबक नंबर 11 मवासलात के जदीद ज़राए का मुतालिया कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका जिसमें हमने मुसन्नफ़ का तारुफ देखा, सबक का मुख्तसर तारुफ देखा और उन 13 चीज़ों को हमने देखा जो ज़राए मवासलात में बयान की गई। मवासलात कम्युनिकेशन यानी ज़राए मवासलात में कागज़ से लेकर टेलीफैक्स तक जो चीज़ें हैं हम देख चुके हैं। अगर आपने मुलाहिज़ा नहीं किया तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें सबक का इजमाली जायज़ा लिया गया। आज इसके दूसरे लेक्चर में सबक के हम शुरू करते हैं अहम ऐजादात। देखिए, कम्युनिकेशन में बड़ी तरक्की हुई, लेकिन जो चीज़ें बनी उसके लिए कुछ आलात ईजाद किए गए जिनकी मदद से कम्युनिकेशन या मवासलात में तरक्की हुई। तो उन अहम आलात को हम देखते हैं जो इसमें ईजाद किए गए। सबसे पहले रेडियाई लहरों का जिक्र आया है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 70 के शुरू में दिया गया है कि सूरज से 3 किस्म की लहरें निकलती हैं। एक रोशनी है, एक हरारत है और दूसरी बरकी मकनातीसी लहरें हैं जिनको रेडियाई लहरें भी कहा जाता है। यानी तरक्की क्या हुई कि पहले पैगाम पहुंचाने के लिए तार का वास्ता इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बगैर तार के रेडियाई लहरों के जरिए पैगाम भेजे जाने लगे। ये बहुत अहम ईजाद थी कि किसी मीडियम वास्ते के बगैर आप पैगाम भेज सकें। इसी की वजह से फिर आगे रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल फोन ईजाद हुए। दूसरी बात जो हम इसमें देखेंगे, जमीन का कुतर। कुतर कहते हैं डायामीटर को, यानी अगर जमीन को गोल समझा जाए तो एक कोने से दूसरे कोने तक जो सीधी लकीर ड्रॉ की जाए जिसको डायामीटर कहते हैं, उर्दू में कतर कहते हैं। जमीन का आपकी दिलचस्पी के लिए सबक मैंने दिया हुआ, मैं अर्ज कर दूं कि जमीन का टोटल कुतर 12,756 किलोमीटर है। 12,756 यानी 13,000 किलोमीटर से भी कम है। अब बात क्यों समझे कि जमीन का टोटल डायामीटर तो 13,000 किलोमीटर से कम है, लेकिन ये जो सफर करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहले सफे के आखिर में बताया गया, इनकी रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। यानी एक वेव जो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करे और जमीन तो टोटल सिर्फ 13,000 किलोमीटर है। तो आप देखिए वो इतनी बर्क रफ्तार है कि एक सेकंड में जमीन के कई 100 चक्कर मुकम्मल कर सकते हैं। लिहाजा अब पैगाम भेजने में टाइम फैक्टर बाकी नहीं रहा। वायरलेस की बात की गई, वायरलेस ईजाद की गई, वो भी वही बात थी। वायर तार को कहते हैं, तार के बगैर पैगाम भेजने को वायरलेस कहेंगे। ये एक अहम साइंसी ईजाद थी। माइक्रोफोन की बात आ रही है इसके अंदर। माइक्रोफोन ईजाद हुआ जो बहुत अहम ईजाद थी। माइक्रोफोन का तस्वर समझें। माइक्रोफोन क्या है? जिसमें आप बात करते हैं, आपके मोबाइल में माइक लगा होता है और वैसे भी माइक में बात की जाती है। ये क्या चीज है? अजीज तलबा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हमारे कान के अंदर एक बारीक सा पर्दा लगाया है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम कान के अंदर वो बारीक पर्दा या झिल्ली है जो जब लहरों से टकराता है तो मुर्तइश होता है, वाइब्रेट होता है। इसको वाइब्रेट करना कहते हैं, इर्ताश पैदा होना। और उससे क्या होता है, जब वो पर्दा मुर्तइश होता है, वाइब्रेट होता है, तो उसमें खासियत है कि वो लहरों को आवाज में भी बदल सकता है और आवाज को लहरों में भी बदल सकता है। ये डायाफ्राम में खासियत होती है। देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप कभी मुशाहिदा करें, जब आप बोलते हुए यूं हाथ को मुंह के सामने रख के ऊंचा बोले तो आपको हवा की लहरों का प्रेशर हाथ की उंगलियों पे महसूस होगा। यानी मैं बोल रहा हूं तो आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैंने जब बोला तो वो लहरें बन गई जिनको आप हाथ पर फील कर सकते हैं। वो लहरें बनी, लहरें हवा में फैली। जब वो आपके कान से टकराई तो आपके कान में डायाफ्राम पर्दा था, वो लहरें टकराई, पर्दा वाइब्रेट हुआ और उसने उसको वापस आवाज में तब्दील कर दिया। यूं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो आवाज थी,
वो लहरें बनी, आपके कान के डायाफ्राम पर्दे ने उसको वापस आवाज में तब्दील कर दिया। तो डायाफ्राम वो पर्दा है जो आवाज को लहरों और लहरों को आवाज में तब्दील कर सकता है। हम बात कर रहे थे माइक्रोफोन की, वैसा ही एक बारीक सा पर्दा डायाफ्राम का माइक्रोफोन में लगा होता है। जब मैं माइक्रोफोन में बात करूंगा, मेरी आवाज माइक्रोफोन में गई, उसमें डायाफ्राम पर्दा है, मेरी आवाज की लहरें जब आवाज टकराई तो उस डायाफ्राम ने क्या किया, मेरी आवाज को लहरों में तब्दील कर दिया। लहरें हवा में बिखर गई। वही लहरें जब आपके कान के पर्दे से टकराई, या अगर मैं मोबाइल फोन पे बात करूं, आप रेडियो टेलीविजन सुन रहे हैं, उसमें अगेन वही पर्दा है और उससे उसको दोबारा आवाज में तब्दील कर दिया। तो बात को समझिए कि माइक्रोफोन किस असूल पर काम करता है। इसमें उस तरह से बारीक सा पर्दा होता है जो आवाज को लहरों और लहरों को आवाज में बदल देता है। मैं माइक में बात करूंगा तो डायफ्राम क्या करेगा, मेरी आवाज को लहरों में बदल देगा। वही लहरें आपके कानों तक, रेडियो टेलीविजन तक पहुंचेंगी, वहां फिर वही पर्दा है जो लहरों को वापस आवाज में बदल देगा। ट्रांजिस्टर की बात हुई। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका यह काम है कमजोर लहरों को ताकतवर बनाना। जब कमजोर लहरें जाएंगी तो दूसरे तक आवाज वाज़ेह तौर पर नहीं पहुंच सकेगी। ट्रांजिस्टर उन कमजोर लहरों को ताकतवर बना देता है, यानी उनकी क्वालिटी को बेहतर कर देता है। ट्रांजिस्टर की जदीद शक्ल है, ट्रांजिस्टर के बाद वॉल्व। वॉल्व का भी वही काम है कि कमजोर लहरों को ताकतवर बना दे ताकि वाज़ेह आवाज दूसरे तक पहुंच सके। आपने यकीनन टेलीविजन पे एक यूफोन का कमर्शियल देखा होगा कि मालिक मुलाजिम को कहता है कि कमरे में एक नरम सा गद्दा डाल दो, और वो क्या करता है, वो लाकर वहां गधा खड़ा कर देता है। यानी उसने बोला गधा और उसने समझा गधा, मतलब आवाज वाज़ेह तौर पर नहीं गई। तो यही मतलब है, ट्रांजिस्टर करता था कमजोर लहरों को ताकतवर बना देता था। वॉल्व का भी वही काम है ताकि आवाज वाज़ेह तौर पर पहुंच सके। वो आशिक ने अपने महबूब को कहा ना, महबूब जरा सेहतमंद था, उसको कहा फोन पर अनीसे मन, अनीसे मन मेरे दिल की मलका। सुनने वाले ने सुना कि मुझे कहा जा रहा है 19 मन, कहा गया अनीसे मन, सुना गया 19 मन, और महबूब नाराज हो गया कि आपको मेरे वजन से अभी इतना मसला है, तो अभी तो अपने माँ बाप का खाती हूँ, जाएं हम आपसे लाताल्लुकी करते हैं। तो बहुत मसला पैदा हो गया, अनीसे मन को 19 मन समझा गया क्योंकि आवाज की लहरें साफ नहीं थी। तो यही काम है ट्रांसमीटर का कि कमजोर लहरों को ताकतवर बनाता है। उसकी जदीद शक्ल वॉल्व है। एक चीज मैंने लिखी एरियल, एरियल जिसको आप एंटीना कह लें, मोबाइल के साथ होते थे पहले, अब भी आप देखें गाड़ियों के ऊपर होते हैं। एंटीने का क्या काम है एरियल का, कि उन लहरों को हवा में बिखेर देना। एंटीना जितना ताकतवर होगा, लहरें उतनी दूर तक फैलेंगी। जिस तरह आप देखें मोबाइल कंपनियों के जो टावर्स लगे होते हैं, ये दरअसल एंटीने ही हैं। टावर जितना बड़ा होगा वो मोबाइल सिग्नल उतनी दूर तक जाएंगे। तो एरियल का बुनियादी काम क्या था, उन लहरों को हवा में बिखेरना। डायाफ्राम में आपसे पहले वजाहत कर चुका, बारीक झिल्ली जो आवाज को लहरों और लहरों को आवाज में बदल सकती है। एम्पलीफायर का भी यही काम था, कमजोर लहरों को ताकतवर बनाना। दोबारा देख लिए, ट्रांजिस्टर, वॉल्व और एम्पलीफायर का एक ही काम था कि कमजोर लहरों को ताकतवर बनाया जाए ताकि बेहतर अंदाज से पहुंच सके। इसमें आखिरी चीज बयान हुई, बसरी रेशे बयान हुए, जिसमें आप ऑप्टिक फाइबर जिसको आप कहते हैं, यह भी लहरों के जरिए पैगाम पहुंचाने की एक जदीद शक्ल है। तो अजीज तलबा, इसमें इस सबक में आप इन 13 मवासलात को देखेंगे कि जो तरक्की हुई, और इन मवासलात को बनाने में जो आलात इस्तेमाल हुए, यानी अहम एजाज से मतलब वो अहम आलात हैं, वो 10 बयान हुए। अगर आप खुलासा लिखकर इन नुकात को नुमाया करते हैं, ज़रा मवासलात को, अहम एजादात को, तो क्या होगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी लिखने में, चेक करने वाले को आसानी होगी चेक करने में, और वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो अजीज तलबा, इस इब्तिदाई तारुफ के बाद अब हम बाकायदा सबक का आगाज करते हैं। वैसे जो मैं अब तक आपको तारुफ कराया, ये मुकम्मल सबक हम मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह हम हमेशा करते हैं, ये हर सफ़े को अलग अलग बयान किया मैंने,
ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। अब बाकायदा हम आगाज करते हैं मवासलात के जदीद सराय का सफ़ा नंबर 1 और आपकी किताब का सफ़ा नंबर 69। किताब आपने सामने रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले सफ़े के पहले पैराग्राफ में बयान किया गया कि मवासलात बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। मवासलात की तारीख कितनी पुरानी है जितनी खुद इंसान की तारीख पुरानी है। सबसे पहले इंसान को कब ज़रूरत पड़ी मवासलात की? सबसे पहले इंसान को ज़रूरत पड़ी जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा को ज़मीन पर भेजा तो उनको इकट्ठा नहीं उतारा, मुख्तलिफ जगहों पे उतारा। तो हज़रत आदम ढूंढ रहे थे हज़रत अम्मा हवा को कि उनसे राबता हो, और हज़रत अम्मा हवा ढूंढ रही थी हज़रत आदम को, हमारे जद्द अमजद को। तो देखिए पहले दिन पहला ही ज़रूरत पड़ी कि आपस में कम्युनिकेशन हो, राबता हो। उसके बाद बयान किया गया कि पहले कासद भेजे जाते थे, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के हाथ पैगाम भेजता था। यह बहुत खतरनाक तरीका था। अगर महबूब खूबसूरत हसीन हो, आशिक पैगाम भेजे तो पता लगे जो कासद पैगाम लेकर गया है वो खुद उसके इश्क में मुब्तला हो गया है, तो ये एक बड़ा रिस्की तरीकाकार था। लेकिन बहरहाल तरीका यही था कि इंसान के जरिए पैगाम भेजा जाता था। लेकिन फिर ये हुआ कि ये जाहिर है उसमें टाइम लगता था। फिर घुड़सवारों का इस्तेमाल हुआ कि जो तेजी से पैगाम भेजते थे। तो उसमें बताया गया कि 10-10, 12-12 मील किलोमीटर से ज़रा बड़ा होता है, मंजिलें बनी हुई थी। यानी उर्दू में आप किलोमीटर में कह लें कुछ 17-18 किलोमीटर बन जाएंगे तकरीबन। होता यह था घोड़ा अगली मंजिल तक दौड़ता था, पोस्ट ऑफिस की शक्ल में आप कह लें। वहाँ एक और घोड़ा तैयार होता था, आगे ले जाता था। तो इस तरह पूरे खित्ते में, बड़े सगीर में अगर कहा जाए तो तमाम इलाकों में इस तरह से कम्युनिकेशन होती थी। इसके लिए एक बाकायदा मुगलों ने महकमा कायम किया, दीवानुल बुरीद। बुरीद कहते हैं खत को, यानी आजकल आप पोस्ट ऑफिस कह लें। इसका जुदागाना महकमा कायम किया गया जिसके जरिए से पूरे मुल्क में कम्युनिकेशन होती थी, इब्लाग होता था। ख़ास तौर पर हुक्मरानों को जो उन्होंने जासूस छोड़े होते थे पूरे मुल्क में, वो इत्तलाएं लेकर आते थे और पहुंचाते थे। ये था आपकी आसानी के लिए किया गया पहला सफ़ा है, और एक लाइन का मतलब पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में यह समझाया गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ, जिसमें बताया गया कि बहुत अरसे तक यही काम कबूतरों से भी लिया गया। हम पहले लेक्चर में तफसील से ये देख चुके 13 तरह मवासलात, अब उसकी डिटेल देख रहे हैं। कबूतर के जरिए से पैगाम भेजा जाता था। ख़ास तौर पे मुग़ल पैगाम भेजते थे। मुग़ल एक बादशाह जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, वो नूरजहां को पैगाम इस तरह से भेजा करता था। कबूतर बहुत ट्रेंड थे, वो जहांगीर से पैगाम लेता था और सीधा जाकर नूरजहां के कंधों पर बैठता था और नूरजहां वो पैगाम ले लिया करती थी। इस तरह से किसी और की जरूरत नहीं थी, ना ही कबूतर कहीं और बैठता था, वो डायरेक्ट पैगाम पहुंचता था किसी और तक पहुंचे बगैर। ये मेरे ज़हन में बात आती है, पैगाम पहुंच जाता होगा, लेकिन शायद उसके बाद नूरजहां को कपड़े वगैरह धोने पड़ते हो, साफ़ करने पड़ते हो। हुआ तो कबूतर जानवर, परिंदा, लेकिन बहरहाल इस तरह से पैगाम पहुंचाया जाता था। इसके बाद यूरोप के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पे कबूतर रखे होते थे, अरसे दराज तक कबूतरों का इस्तेमाल हुआ। मुसलमान हुक्मरानों का बिलाद इस्लामिया में, बिलाद कहते हैं इलाके को, सूबा कह लें, यानी मुख्तलिफ सूबों में इसके ज़रिए से पैगाम रसानी की जाती थी। पहले सफ़े के तीसरे और आखिरी पैराग्राफ की तरफ आए तो उसमें बयान किया गया कि साइंसी दौर में मज़ीद तरक्की हुई। जिस तरह साइंस तरक्की करती गई वैसे वैसे ज़राए मवासलात में भी तरक्की होती गई। मोटर कार ईजाद हुई। कार के ज़रिए ज़ाहिर है ज़रा स्पीड से चला जाएगी। फिर रेल ईजाद हुई तो और आसानी हो गई पैगाम पहुंचाने में। फिर पहले सफ़े में आखिर में बयान किया गया कि एक चीज़ ईजाद हुई, टेलीग्राफी। टेलीग्राफ मैं आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ कि ये एक अहम ईजाद थी कि इंसान, कासिद, कबूतर, घोड़े की बजाय हवा की लहरों के जरिए पैगाम भेजा जाए। तो ये बहुत बड़ी ईजाद थी कि आप वास्ता लाए बगैर पैगाम भेज रहे हैं। अगर चसल आवाज़ नहीं जाती, खटखट खड़खड़ की शक्ल में जाती थी, लेकिन
उस आवाज के उन्होंने कुछ इशारे मुकर्रर किए हुए थे कि खट 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 का क्या मतलब है, जिसको आप इंग्लिश में कोडिंग और डी कोडिंग कह लें। लेकिन बहरहाल ये बहुत अहम बात थी कि हवा की दोष पर आप पैगाम भेज सकें और मौसूल कर सकें। ये टेलीग्राफी का आला ईजाद हुआ 1838 में, जिसको फनले मोरस ने ईजाद किया। अजीज तुल्बा ज़हन में रखिए, इस सबक में बहुत सी ईजादात बयान की गई, उसमें 3 चीजें हैं कि कौन सी चीज ईजाद हुई, किसने ईजाद की, किस साल में ईजाद की। आमतौर पर बोर्ड में एक एमसीक्यू जरूर आता है इसमें से, तो खासतौर पर देख लीजिएगा, एक अहम एमसीक्यू जरूर होता है। दोबारा दोहरा दूं, कौन सी चीज ईजाद हुई, किसने ईजाद की, कब ईजाद की। तो आप ये देखिए, टेलीग्राफी का आला फनले मोरस ने ईजाद किया, 1838 में ईजाद किया। इसके बाद एक और ईजाद की बात आए वायरलेस की। वायरलेस 1895 में ईजाद हुआ। वायरलेस भी हुई असूल था कि आवाज की लहरों के, हवा की लहरों के जरिए पैगाम पहुंचाया जाए, किसी चीज को वास्ता या मीडियम बनाए बगैर। अब किन लहरों को इस्तेमाल किया गया, रेडियाई लहरों को। मैं पहले अर्ज कर चुका, दोबारा दोहरा दूं, रेडियाई लहरों की रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफर कर सकती हैं, जबकि जमीन का टोटल डायामीटर जो कुतर है, इसमें आपकी किताब के आखिर में लिखा हुआ है चंद हजार मील। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, ये है 12,756 किलोमीटर, यानी 13,000 किलोमीटर से भी कम है टोटल डायामीटर। यानी इस तरह ये जो वायरलेस जो जिस असूल पर काम करता है, हवा की लहर 1 सेकंड में जमीन के कई 100 या कई हजार चक्कर लगा सकती है। इस तरह कम्युनिकेशन में बहुत तेजी हुई। तो अज़ीज़ तलबा, दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा, पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ और सबक का तारुफ देखा और साथ देखा अहम ज़राए मवासलात। दूसरे लेक्चर में हमने देखा वो एजादात जो की गई हालात को ईजाद करने के लिए पहले सफ़े का मुताला किया। बाकी सबक हम अगले 2 लेक्चर्स में, यानी ये 4 हिस्सों पे मुश्तमिल लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर आपने समाप्त किया, अगले 2 लेक्चर्स में सबक को मुकम्मल करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।